अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो उसमें मईशत के हवाले से भी ये गूंज है कि डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल करीब आती जा रही है। इसके अलावा पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहादी आपस में ही दस्तों गिरेबां दिखाई दे रहे हैं, और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी पंजाब के बयानात हैं वो ये डिनोट करते हैं कि शरीफ फैमिली को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने के हवाले से टास्क दिया है पार्टी के रहनुमाओं को। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका तज़किरा करेंगे। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास होता है। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि दहशत गर्दी को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब कार्रवाई की जानी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने IG इस्लामाबाद के हमरा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये कहा कि कोशिश हमारी यही है कि कलअदम TTP को हम मेज़ पर लेकर आएँ, उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, लेकिन उसकी एक प्री कंडीशन है। और प्री कंडीशन ये है कि पहले वो पाकिस्तान के कानून को, उसके आइन को तस्लीम करते हुए हथियार फेंकें और इसके बाद में हमसे बात करने के लिए आगे आएँ। तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का तज़किरा किया है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी दहशत गर्दाना कार्रवाई को, और इस पर अगर मुज़ाकरात की बात होती है तो वो करने को तैयार हैं, अदरवाइज़ हम फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पर भी ये सर्कुलर मूव कर रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से, TTP की तरफ से भी जवाबात दिए जा रहे हैं और थ्रेट्स भी सामने आ रहे हैं। इन मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड लोधी साहब मौजूद हैं, तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। क्या लगता है मुल्क की सिक्योरिटी सूरत यहाँ तक कैसे पहुँची कि वॉर ऑन टेरर के बाद की अगर हम बात करें, ज़रब अज़ब से पहले की बात करें, तो लग ये रहा है कि एक दोबारा से वही नॉस्टैल्जिया है कि उसी सिचुएशन में पाकिस्तान दोबारा खड़ा हुआ है जहाँ से यहाँ तक पहुँचा था और बहुत सी कुर्बानियाँ देकर पहुँचा था। क्या लगता है आपको कि रिपरकशंस ये कैसे बने और कौन कल्प्रिट है इसका? जी, मैं थोड़ा सा जो मेरे ज़हन में है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ नाज़रीन के लिए, लेकिन मैं इस पर मुसर नहीं हूँ कि जो मेरा तजिया है बिल्कुल दुरुस्त होगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब ये चेंज आई अफगानिस्तान में और अमेरिकन उनके हलीफ यहाँ अफगानिस्तान से चले गए और जो अफगान तालिबान है उन्होंने टेक ओवर किया, उसके बाद हमें बड़े युकसुई के साथ अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए थी। कैसे आपने डील करना है अफगान तालिबान से, आपने डील करना है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, कैसे आपने अफगानिस्तान एज ए कंट्री डील करना है। साफ जाहिर है कि जो हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अमन के साथ लेकर, वो दुनिया में किसी और मुल्क का नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2500 किलोमीटर सरहद हमारी है उनके साथ। जो साथ सरहद के 7 कबाइल बसे हुए हैं, वो बटे हुए हैं। यूं समझे कि हमारा ही खून उधर भी है, उनका इधर है। मुसलमान हैं, लैंग्वेज एक दूसरे की समझते हैं, एक दूसरे के साथ एक पुराना ताल्लुक है, क्योंकि ठीक है टेंशन वाला ताल्लुक जैसा भी है। तो हुआ ये कि ये जो खींचातानी शुरू हुई, एक तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान, उससे आपकी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर नहीं बन सकी। और अब जो खींचातानी हो रही है PDM और PTI के दरमियान, इसमें इनके लिए वक्त ही नहीं है। जो मर्जी ये कहते रहे, क्योंकि ये जो अदम इस्तेकाम है पॉलिटिकल, इसने इकनॉमिक अदम इस्तेकाम पैदा किया है, उससे सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट हुई है, लोगों को जगह मिल गई है दुश्मनों को यहाँ पर करने की। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसके जिम्मे है, तो बात ये है कि जिम्मेदारी होती है काइनेटिक्स, लड़ाई करना, जगह को खाली करवा लेना, लोगों को भगा देना। उसके बाद पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक ओवर और बातचीत करना और आगे पॉलिटिक्स चलाना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलाना। ये सब कुछ फौज के कांधों पे डाल देते हैं, और फौज को भी अनफॉर्चुनेटली ये शौक है कि जो भी चीज़ उनके कांधों पे डाल दी जाए वो बड़े शौक से लेकर उसको आगे चल पड़ते हैं। तो ये मैंने जितने फैक्टर्स गिनवा दिए, इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि किसका कितना कसूर है। तो सर, खैबर पख्तूनख्वा में 300 अटैक्स होते हैं 2022 में, जो कि रिकॉर्ड नंबर है। अगर दोबारा से हम अमन की बात करें तो उसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता इन नंबर्स को अगर देखा जाए। इसके अलावा क्या लगता है आपको कि जो विफाक और सूबों के दरमियान में एक टग ऑफ वॉर चली आ रही है, क्योंकि उसमें अगर CTD सेंटर पे अटैक हुआ था तो उसमें विफाक सूबे को ब्लेम कर रहा है कि ये अंडर फंडेड था इसीलिए हो रहा है, और जो सूबा है वो विफाक को ब्लेम करता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है कि कंसेंसस डेवलप ही नहीं हो पाता कि फेडरेशन और प्रोविंस जो है वो एक जगह बैठ के बात करें सोल्यूशन की? देखें, जो TTP का थ्रेट है ये इतना बड़ा है कि ये तो एक नेशनल मामला है, ये फेडरल भी है, ये प्रोविंशियल भी है, ये
सिक्योरिटी फोर्सेस का भी है। इसमें तो अगर एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके एक भाई को मार पड़ रही है तो दूसरा खड़ा होकर कहे कि ये तुम कमजोर हो। ये सीटीडी पर जो उंगलियां उठाई गई थी, बहुत मुझे अफसोस हुआ था इस बात का कि भाई आर्मी की इंटेलिजेंस किधर है और आईएसआई किधर है और फेडरल के इदारे किधर हैं। तो ये तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ा हो तो उनको तो बेहतरीन मौका मिलता है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो ये होना ही था, इसलिए कि बॉर्डर ज्यादा उनके साथ मिलता है। ये नहीं कहा जा सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के चूंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट कमजोर है इसलिए वहां पे हमले हो रहे हैं। भाई अफगानिस्तान की ज्यादा सरहद ही उधर है और उसके साथ साथ ये लोग स्लीपर सेल भी हैं, सब लोग हैं। तो ये चीजें समझने की हैं। जब तक हम ये इस तरीके से लड़ाई करते रहेंगे, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते रहेंगे, पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, आप कहीं भी नहीं जा सकते। और ये मैं आपको बता दूं, फौज सिर्फ काइनेटिक्स की जंग लड़ सकती है। अगर कोई ये समझे कि फौज पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए नेगोशिएशन की भी और पॉलिटिकल पार्लेस की भी, ये गलती फौज की भी है अपने जिम्मे लेना और ये गलती पॉलिटिशियंस की भी है उनके जिम्मे डालना। ठीक है, पॉइंट आ गया सर आपका। फिरदौस साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी भैया आवाज़ आ रही है। फिरदौस साहब, मुल्क की सियासत पे तो बात होगी आपसे, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त जो है वो अपनी पीक पर है और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुल्क भर में, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, तो आप एज अ पॉलिटिशियन, एक स्टेक होल्डर, कैसे देखते हैं सूरत हाल को कि अब इसको ख़त्म करने के लिए, इसका सद्देबाब करने के लिए जो सियासी क़यादत है वो हमें एक दिखाई नहीं देती, वो ब्लेम गेम खेल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें हालिया अटैक्स की खैबर पख्तूनख्वा में जो होते हैं, तो उसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो उसका नैरेटिव और है, सूबे का नैरेटिव और है। तो क्या लगता है आपको कि इस यहाँ तक सूरत हाल को किसने पहुँचाया और इसका हल कौन निकालेगा? जी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा माजी की तारीख में जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इस खित्ते में अगर किसी को नुकसान पहुंचा है और उसकी साख को नुकसान पहुंचा है वो अमेरिका है। अच्छा। और अब अमेरिका जो है वो बदला लेने पे तुला हुआ है और अमेरिका ये समझता था कि जब उसको निकाला गया तो उसके अंदर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को मदद देने वाला मुल्क हुकूमत पाकिस्तान है, जो कि सही है या गलत है इसकी एक अलग बहस है। अब वो पाकिस्तान से बदला ले रहा है। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इसके ताने बाने जरूर रॉ से मिलेंगे। अच्छा। इसके ताने बाने जाके मोसाद से भी मिलेंगे, इसके ताने बाने मिलेंगे CIA से। ये इनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस हुकूमत की नाकामी है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सक रही। अवाम में जब तक कोई मूवमेंट मकबूल नहीं होगा वो मूवमेंट कामयाब नहीं होगा, चाहे वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो। उनका बयानिया को आप रद्द कीजिए। आप हर चीज हथियार से नहीं खत्म कर सकते, हर चीज गोली मारने से नहीं खत्म कर सकते। कुछ चीजें जहानत से और बयानिए से खत्म की जाती हैं। फिरदौस साहब, इमरान खान साहब पर भी लोग तनकीद करते हैं कि जब वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई तो खान साहब ने कहा गुलामी की जो जंजीरें हैं वो टूट गई हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सेफ हाउसेस जो प्रोवाइड किए जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर वो वही हुकूमत कर रही है। तो ये क्रिटिसिज्म कैसा है, फेयर है ये आपको लगता है? कि मेरे ख्याल से, कि आपके ख्याल से अगर कोई हुकूमत हमारी ममनून थी कि अगर हमने उनकी मदद की थी, हम आज भी उस हुकूमत का वाहिद सहारा है। अच्छा। क्या वो अफगानिस्तान इस आखिरी सहारे को लात मारेगा? क्या ये कोई जहानत होगी? अच्छा। हमारे भी उनसे बड़े मसाइल हैं। हम नहीं समझते कि औरतों की तालीम बंद होनी चाहिए जी। हम नहीं चाहते कि इस्लाम के अंदर इतना तशद्दुद होता है या इतनी ज्यादा फैनेटिसिज्म है जो तालिबान वहां के दिखा रहे हैं। लेकिन ये वही तालिबान है जिन्होंने कतर में ये अश्योरेंसेस दी थी, दुनिया भर को दी थी कि हम अपनी सियासत में वो शिद्दत नहीं रखेंगे, वो हिद्दत नहीं रखेंगे, अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और मुल्क के। हमने माजी में जिससे हमारी शोहरत हुई, सही, लेकिन आज फिर इनको किसने धकेला है? ठीक है, किसने मजबूर किया है? वो $6 बिलियन जो अमेरिका के पास खजानों में पड़ी हुए है, जो अफगानियों की दौलत है, जिस तरह उन्होंने ईरान के पैसों पर कब्जा किया हुआ है,
क्या ये इंसानियत दोस्त सलूक है कि अफगानी भूखे मर रहे हो और अमरीकी उनके पैसों पे काबिज हो? बिल्कुल। क्या ये हुकूमत कोई आवाज नहीं बुलंद करेगी? सही। जब आप फॉरेन मिनिस्टर उनके जाते जूते चाटेगा और हक और सच की बात नहीं करेगा, और ये कोशिश हो कि दो मुसलमान ममालिक लड़ पड़े और वो दो मुसलमान ममालिक जो हमसाया हो। सर बिलावल साहब ने मोदी साहब को बुचर कह दिया, अब भी खुश नहीं है आप उनसे, तो क्या करें वो फिर? वही बात तो ये है ना कि उन्हीं ने कहा कि ये बुचर कहने दो, मैं पाकिस्तान को जो है और कमजोर कर दूंगा। मैं पाकिस्तान की फौज जिसके पास इस वक्त बजट में पैसे नहीं है, अच्छा, जिसके पास हथियार के लिए पैसे कम पड़ गए, जो अपनी एम्युनिशन के लिए मजबूर हो रही है, अगर ये सब कहीं मगरबी बॉर्डर पे जंग शुरू हो गई तो किसको फायदा होगा? ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं गवर्नमेंट से ही जवाब ले लेता हूँ। तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तैमूर साहब शुक्रिया ज्वाइन कर। क्या सूरत हाल जो डेवलप हो रही है फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास है वो, तनकीद ये होती है कि अभी तक बिलावल साहब अफगानिस्तान नहीं गए, जबकि टेररिस्ट अटैक्स भी हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, भी वहाँ पे फायरिंग भी होती है, कॉन्सुलेट पर हमला होता है अफगानिस्तान में, तो ये इन एक्शन है, कैसे डिफेंड करेंगे इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई नकवी साहब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहा था। जी जी। वो थोड़ा लेफ्ट राइट गलत चले गए, क्योंकि इमरान नियाजी वो शख्स है जो पहले थूकता है और फिर उस थूक को खुद चाटता है, और ये बूट चाटना भी उसी की आदत है, हमारी आदत नहीं है। आपको याद होगा जब यहाँ पर बैठ के साइफर के किस्से चल रहे थे और अमेरिका को दुश्मन करार दिया जा रहा था इमरान नियाजी के बकौल, तो उसी वक्त इनके अपने लोग वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके लॉबियस्ट अमेरिकन ढूंढ रहे थे। तो ये तो इनका हाल है, इनकी टू फेस्ड पॉलिसी है, इनकी शक्ल एक है और इनका असलियत जो है सो दूसरी है। और अब आप आए आज के टाइम पर, हमारा जो टाइम था इमरान नियाजी के प्राइम मिनिस्टरशिप का, उस वक्त में जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जितने हमारे ताल्लुकात खराब हुए हैं हर मुल्क से, हमारे दोस्त चीन वो हमसे नाराज हो गया, हमारा मददगार हर वक्त का सऊदी अरेबिया वो हमसे नाराज हो गया, यूएई जो हमसे बड़ा करीब हो रही थी उन्होंने हमें डिस्टेंस कर लिया, अमेरिका को तो आपने अलग नाराज कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल के वजीर खारजा बनने के बाद के हालात देखें, अमेरिका आपकी तारीफ कर रहा है, रूस आपकी तारीफ कर रहा है, जिनकी वो बात करते थे कि वो उनके साथ है, चाइना आपका बहुत खुश है, आपके नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है सीपैक के साथ साथ। आप आगे घूम के जाएं, टर्की की बात चलती थी, आज तुर्की हमारे साथ खुश है। तो पूरा एक जो माहौल था, पूरा माहौल ही बदल दिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, और उसने प्रूव किया है कि उसमें वही स्किल्स हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो में होती थी, वही स्किल्स है जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रेनिंग है प्रेसिडेंट जरदारी साहब की, यहाँ से वो सीख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और आप देखिएगा जिस स्पीड पे आज हालात जा रहे हैं, जो आपसे बात करने को तैयार नहीं थे, दे वांट टू हेल्प यू आउट। अभी जितने समिट्स आपके यूरोपियन जो वफद आया, उसके बाद जो आपके वर्ल्ड बैंक का जो आए वहां से, उन्होंने आके कहा कि वी आर गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान इन एवरी वे। उनको ला के हेली में घुमा के उन एरियाज के हमने सैर करे जहां पर फ्लड हुआ था, जहां पर नुकसान हुए थे, जहां पे अभी तक बर्बादी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी होपफुल एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तैमूर साहब, दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही है ना, अमेरिका भी आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से हमें अगर असिस्टेंस चाहिए पाकिस्तान को हमारी, तो हम तैयार हैं। तो उस बारे में क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि जो टीटीपी के थ्रेट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, टीटीपी के थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और वो इस वक्त उस हालत में है कि वो ज्यादा नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जोर भी कम हो रहा है, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्लोबल सर्कल बन गया है जो मिल के काम करना चाहता है पाकिस्तान के साथ उनके खिलाफ। इसमें सिर्फ दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये कि हम उनसे वो असिस्टेंस, वो हेल्प ले सकते हैं जो कि हम खुद प्ले करें, जो हमारे हाथ में, जो हमारे कंट्रोल्स में हो। कहां कहां पर कैसे हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो मेरे से बेहतर जगहों पर डिस्कस हो रहा है। तो अमेरिका इज विलिंग टू हेल्प अस, वी आर विलिंग टू टेक देयर हेल्प, पर हमारा तरीकेकार ऐसा हो कि सारा कंट्रोल जो है वो हमारे यहाँ, उनको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है स्पाइस की वो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उनका, पर उनको डायरेक्टली हम इन्वॉल्व शायद ना करना चाहिए हमारे बॉर्डर्स के। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। नईम साहब, आपको इस हवाले से क्या लगता है, ये जो अमेरिका हेल्प ऑफर कर रहा है टीटीपी के अगेंस्ट पाकिस्तान को, ये ट्रूथफुल है? इसमें क्या मोटिवेशन है, क्या स्टेक्स है अमेरिका के कि ये खित्ता छोड़ने के बाद भी पाकिस्तान की याद उनको सता रही है इस मामले में?
जी देखिए, इसमें तो बड़ी सादा सी बात है कि जो बेसिक्स की तरफ हमें जाना चाहिए कि मुख्तलिफ मुल्कों के इस खित्ते में क्या इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी मुझे बता दे, दोनों भाई बैठे हैं, आप मौजूद हैं, कि अमेरिका का अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है, सिवाय इसके कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी हो, अफगानिस्तान में चीन इन्वेस्ट ना कर सके, पाकिस्तान का सी पैक ना चल सके, सही। गवादर डेवलप ना हो, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ ना जा सके, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक ना हो, ये जितनी मैंने चीजें गिनवाई हैं, इनमें से किसी एक पर कोई बता दे कि हमारा क्या कौन सा इंटरेस्ट है जो उनके साथ, तो लिहाजा में बहुत मोहतात तरीके से, जैसे भाई कह रहे थे कि कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, बहुत मोहतात तरीके से इस चीज को लेना चाहिए कि अमेरिका हेल्प करने को आगे है, और जो हमारे दोस्त हैं, चीन वो क्यों खामोश है, सऊदी अरब क्यों खामोश है, तुर्की क्यों खामोश है, इस पर थोड़ा सोचो विचार की जरूरत है। तो ये बात नहीं है कि अमेरिका की ये हेल्प जो है कोई हमारे प्यार में या मोहब्बत में आई है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं इधर। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाएं, और वो गंद जो वो नहीं, वो जिसको वो अबूर कर सके, जो काम वो नहीं कर सके, वो काम हमसे करवाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इतने बेवकूफ नहीं है कि उनकी इन बातों में आ जाएं। नहीं साहब, एक और सवाल आपसे कि गवर्नमेंट अगर अब कह रही है कि एक्शन लिया जाएगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो आपको लगता है कि ऑपरेशन के अलावा वाकई अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है और इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है टीटीपी को लेकर? जी देखें, बात यह है कि आपने टीटीपी के साथ बात करके एक दफा हुज्जत पूरी कर दी। वो बातचीत, मैं उसका हामी था, मैं हमेशा ये कहता था कि हमें पीस को चांस देना चाहिए। अच्छा, वो काबुल में हुई थी उसकी बात कर रहे हैं सर आप? मैं टीटीपी की बात करूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। काबुल में भी एक मुज़ाकरात हुए थे ना सर इसको लेकर? जी जी, मैं एक चीज जरा क्लियर कर दूं कि मेरे ख्याल में, मेरे नजरिए में, गो कि ये बहुत कहा जाता है कि कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, सब तालिबान ऐसे ही एक जैसे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा है ये। जी जी, ये गलत बात है। बात यह है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे ऊपर छोड़े हुए लोग हैं, CIA ने छोड़े हैं, रॉ ने छोड़े हैं, मुसाद ने छोड़े हैं, और जो तहरीक तालिबान, जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है, आज़ादी की जंग लड़ी है, और बहुत ही दिलेराना जंग लड़ी है। इनके आपस में जरूर नेक्सस है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी है, लेकिन ये तो सर हमें तो नुकसान हो गया ना उसका, वो 4-5 हजार फाइटर छोड़ दिया उन्होंने। कोई नहीं है, बात ये है कि हमें, मैं आपको बता दूं, बेस लाइन ये है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई करो, उनको एक बिल्कुल ना छोड़ें, और अफगान तालिबान के साथ बातचीत करो, एक आप बड़ा ग्रुप बनाए, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, कतर, और जाके उनको कहें कि होश के नाखून पकड़ो, आप अपना मामला सीधा करो, सारे नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई में अफगान तालिबान से लड़ पड़े, बहुत बुरा होगा, डिजास्टर हो सकता है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत करेंगे, खसूसन जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पॉलिटिक्स हो रही है, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मुत्तहिदा की तरफ से ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, इस पर शकूक व शुबहात का, तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी है, और ये भी कहा जा रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत से अलहदा होने की जो है ना वो अब तैयारियाँ MQM की तरफ से। पीपल्स पार्टी ने इस सूरत हाल पर मुत्तहिदा से वफाक को मिलने वाले जो फ़वाइद हैं उसकी तफसीलात जारी करने का मुतालबा किया है। इस पर हम बात करेंगे। तैमूर साहब, ये सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, ये तो वैसी लग रही है जैसी खान साहब के अगेंस्ट हो गई थी कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो रिजर्वेशन शो कर रही हैं। तो क्या टेक है आपका इस पर? ये क्राइसिस कौन मैनेज करेगा? क्राइसिस मैनेज हो चुका है, और कुछ मुझे समझ नहीं आता क्यों हमारे दोस्त जो हैं MQM से इनका ताल्लुक है वो जज्बाती हो जाते हैं। मेरे ख्याल से असल मसला ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट पर रहे। जब अल्ताफ़ हुसैन के अंडर होते थे, जब उनकी चेयरमैनशिप में होते थे, तो बड़ा अनकंट्रोल, जब उनको छूट मिली तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही खुल गए मेरे भाई। पर जो मसले थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आपने देखो, अगर हम सिंसियर ना होते तो ना इनके एग्रीमेंट से कमिश्नर इनका आता, एडमिनिस्ट्रेटर आता, ना बाकी पोस्टिंग ट्रांसफर होती, ना बहुत सी और ऐसी चीजें हैं। कोई वन पॉइंट एजेंडा तो था नहीं। वी आर लॉट ऑफ एजेंडाज विद MQM, तो उन सारे एजेंडाज पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, और एक दो चीजें रह गई हैं। रह क्यों गई हैं? रीजन ये है हमारे पास टाइम नहीं है। कोर्ट्स का हमें हुक्म है कि हमने इलेक्शन कराना है, टाइम पे कराना है, और जिस टाइम जो हमारे पास है इलेक्शन का 15 तारीख, उसमें ये सब चीजें हो नहीं सकती। बहरहाल फिर भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब के कहने पर
इनकी मीटिंग हुई है और हमें हिदायत मिली है। कल तक हम कोई ना कोई वे आउट अगर निकाल सकते तो निकाल लेंगे, पर ये आप बिल्कुल अपने ज़हन व गुमान से बात निकाल लें कि MQM PDM को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होगी। हम एक साथ हैं, उनका हमारे बगैर बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। अगर उनको मुल्क का ख्याल है, इस बैठती हुई इकोनॉमी का ख्याल है, स्टेबिलिटी का ख्याल है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर वो ये कह रहे हैं कि जो डीलिमिटेशन है इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो फैक्शंस हैं, क्योंकि कुछ यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी 80,000 तक की पॉपुलेशन है, कुछ की 30 से 40,000 तक है, तो ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी है जिसमें या हर यूसी 90,000 80,000 को या फिर हर कोई 30-40 तक। तो इसका इंशाल्लाह ताला जब सियासतदान बैठते हैं, सियासी लोग बैठते हैं, ऐसी छोटी मोटी चीजों का हल निकाल लेते हैं, तो इसका भी हल मैं समझता हूँ निकल चुका है या कल तक आपको अनाउंस होगा। ठीक है फिरदौस साहब, आपको ये सूरत हाल कैसी लग रही है हल्का बंदियों को लेकर? MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और पीपल्स पार्टी कह रही है कि एक लंबी लिस्ट है जो उनके मुतालबात की हमने पूरी की, विफाक में उनको ओहदे दिलवाए और बहुत से लोगों को नौकरियों पर लगाया, उसके बावजूद अगर वो ये कंप्लेन करते हैं तो अनजस्ट है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? अच्छा, जस्ट वन रिस्पॉन्स टू तैमूर तालपुर स्टेटमेंट एंड मैं आपके सवाल पे आ जाऊंगा। ये वही पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी हैं जिन्होंने अपनी सरजमीन से ड्रोन के हमलों की इजाजत दी और 284 ड्रोन के हमले हुए। इसे जूता चाटना नहीं कहते और डू मोर के बहाने बार बार सुनते रहे। ये है इनकी ये जूते चाटना और बहुत सी चीजें चाटना इमरान खान का शौक है। जरा उनकी वो वीडियो सुन लो, करीम खान सब कुछ बता देंगे आपको। तैमूर साहब कंप्लीट करने दें उनको। अब सुलग गई है मैं बता रहा हूँ ना कि वो चाटने चटाने का शौक तो हमने सुन लिया, उस पे आगे ऑडियो लीक्स में किस का कैसे कैसे चाटते हैं, क्या। चले तैमूर साहब उनको कंप्लीट करने दीजिए, पार्लिमानी गुफ्तगू करनी पड़ेगी, ऑन एयर है हम। ठीक है, अब जहाँ तक है यहाँ के इलेक्शन का ताल्लुक, देखिए ये बदनीयती से ये हुकूमत चल रही है। अभी आपने इस्लामाबाद में देखा क्या हुआ था? ये कहते हैं वक्त निकल गया है, तो इस्लामाबाद में वक्त ही निकला था। इस्लामाबाद में इन्होंने क्यों कानून नहीं पास किया और वो अगले इलेक्शन तक क्यों नहीं इंतजार करवाया? ये हिपोक्रेट्स हैं। ये एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ बातें कह के समझते हैं कि अवाम जो है वो बेवकूफ है। भाई या तो इस्लामाबाद का भी गलत किया था, वो भी नहीं होना चाहिए था। हम PTI में बड़े क्लियर हैं कराची में इस मामले पे। डिलिमिटेशन के ऊपर जो इशू है वो रियल है। अच्छा, लेकिन इलेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस शक्ल से वो मसला नहीं है, मसला तो पूरा कानून है जो 2013 का है, जिसके ऊपर MQM ने इनसे कहा था कि हमें रिवीजन चाहिए। ये इन्होंने क्या किया है कि वो 7 माह के अंदर रो के तिजोरों के लगा दिया जो कि MQM से निकला हुआ था। वाह भाई, MQM का गवर्नर लगाया। MQM का सैफुर रहमान जो है वो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है डॉक्टर साहब? वो MQM के कब से हो गए? यू आर सेइंग कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज? आर देयर गवर्नमेंट? ये DMG ऑफिसर है भाई, जिसके ऊपर आप चार्ज लगा रहे हैं कि हमने MQM का एडमिनिस्ट्रेटर लगाए। मेरी तो समझ में नहीं आता। पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? मुर्तजा वहाब। क्या मुर्तजा वहाब कोई सरकारी सर्वेंट था? नहीं, वो कहते हैं उनके कहने पे इस्तीफा ले लिया उनसे। बहुत डबल स्टैंडर्ड, नहीं डबल स्टैंडर्ड्स। या तो MQM का भी वही होता, मोहम्मद हुसैन होता, ख्वाजा इजार होता, जावेद हनीफ होता, कोई और उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता, फिर तो मैं कहता है MQM है, जिस तरह के मुर्तजा वहाब था, तब तो मुकाबले की बात होती है। ये कराची के अवाम को और MQM वाले कराची वालों को समझते हैं कि दोबारा बेवकूफ बनेंगे। अच्छा, ठीक है, रिस्पांस लेने दीजिए सर इसका। तैमूर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो हल्का बंदियों का मामला है ये जेन्युइन है, हम भी इसको बाय करते हैं। इसके अलावा 9 जनवरी को एहतजाजी रैली की कॉल दे दी गई है, जमात इस्लामी को भी उसमें शामिल होने की ऑफ़र दी जा रही है MQM की तरफ से, तो मसाइल तो बढ़ सकते हैं आपके लिए। तैमूर साहब सुन पा रहे हैं? फिरदौस साहब आप कंप्लीट, उनका जो राब्ता है वो मुनक़ता हुआ, उसको रिकनेक्ट करते हैं।
इस वक्त की सूरत हाल है, सिंध का बल्दियाती निजाम फिर नाकाम होगा। इसे कि ये बाख्तियार निजाम नहीं है। इन्हीं ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार के फैसले के ऊपर वादा तो किया था, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं और ये बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में की थी और अब हमने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटा रहे हैं कि जो 22 फरवरी का फैसला था, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने असेंबली के फ्लोर पे वादा किया था कि हम कानून को दुरुस्त करेंगे, जिसके लिए उन्होंने सेलेक्ट कमेटी बनाई थी। उस सेलेक्ट कमेटी के सिर्फ 3 इजलास हुए और मई से लेके आज जनवरी तक कोई इजलास नहीं हुआ। ये सिर्फ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये मुनाफिकीन की जमात है। ये जो पापा पप्पू पप्पू पार्टी है, मुनाफिकीन की जमात है। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो बदहाली, जो सूरत हाल शहर कराची की नजर आती है, वो इस बात की गवाही देती है कि असल में कराची दुश्मन जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके हवारी है। अगर उन हवारियों में एमकेएम अपना नाम शामिल करवाना चाहती है, इनके साथ रहे और वो अपनी रही सही कसर जो है, जो उनके ताबूत में अभी तक कील नहीं ठोकी गई, वो जरा इस इलेक्शन को लड़के दिखा दे। हम वो भी साबित कर देंगे कि उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है। कोरंगी का इलेक्शन देखा था आपने जी। कौन लड़ा था? नैयर बुखारी। कौन थे नैयर बुखारी? कोरंगी के चेयरमैन। 14,000 वोट। इमरान खान को 58,000 वोट। महमूद मौलवी के खिलाफ कौन लड़ा था? एमकेएम का दूसरा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का मोहित अनवर। कितने वोट? 11,000 कुछ वोट। और महमूद मौलवी साहब को 27,000 वोट। ये एमकेएम का हाल हो चुका है कराची में। और हाथ मिला लें। सही, ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। तैमूर साहब, आपसे सवाल किया था कि जो 9 जनवरी को अब एहतजाजी रैली होने जा रही है, उसमें जमात इस्लामी को भी दावत दी गई है एमकेएम की तरफ से, तो मसाइल तो लग रहा है ऐसे कि पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन है वो इकट्ठी हो रही है। बिल्कुल जी, हम वेलकम करते हैं जो भी हमारे सामने आना चाहे आ जाए। अभी आपने देखा था पिछला जो पहला फेज हुआ था लोकल बॉडी इलेक्शंस का, उस पहले फेज में जिस तरह के हमने बजाई है पीटीआई की और बाकी सबकी, तो इंशाल्लाह फिर से उनकी बड़ी अच्छी तरह से बजाएंगे। और आप देखेंगे पिछली बार हमने 95% सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं फर्स्ट फेज में। हम 2 इलेक्शन में खड़े हुए, जो इमरान न्याजी ने सीटें खाली करवाई थी, उन सीटों में आपने देखा एक सीट कराची से थी, हमारे जाले ने कैसी लीड से इसको गिराया। अगर खान को थोड़ा ख्याल होता अगली बार फिर खड़ा होने का सोचता नहीं। और वहां पे दूसरी सीट जो हमारी थी, नहीं वो कह रहे थे ठप्पे लगे थे उस इलेक्शन में, इसलिए आप जीत गए थे, ये कहा था खान साहब ने। वो तो खान साहब तो यही कहेगा, खान साहब तो सारी उम्र रोएगा, क्योंकि खान साहब है ही रोंदू। अभी इसलिए रोता रहेगा कि उसकी हुकूमत चली गई है, उसके बाद अभी इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन हारेगा, फिर रोता रहेगा कि मैं इलेक्शन हार गया, फिर से इलेक्शन कराएं। तो खान का रोना तो अभी नॉन स्टॉप चलेगा, वो बंद नहीं होना है। उसके रोने के लिए आप रेडी लें। अगर खान के कहने पर हम आज इलेक्शन भी करा देना, जो कभी हम करेंगे नहीं, तो भी आप सोचेंगे इलेक्शन के फौरन बाद या इलेक्शन के दौरान खान साहब फिर रोना शुरू कर देंगे क्रोकोडाइल टीयर्स के साथ। तो ये खान की एक फितरत है, वो अपनी फितरत के साथ ही रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट जो हमारा काम है, जो हमारी बात है, इज वेरी सिंपल। हमने हमारे सामने जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, जो हमारे खिलाफ है हम उनको बिल्कुल देते हैं। ये डेमोक्रेटिक तरीका होता है। दे हैव द राइट टू कम अगेंस्ट अस, फाइट अगेंस्ट अस। जो हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब मौजूद थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।